ये एपिसोड जो है ये एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट के लिए है। कि खाली एक ब्राइडल नहीं है, मेकअप में भी हमारी बहुत सारी कैटेगरीज है। हमें सिर्फ एक ब्राइडल मेकअप से हम मेकअप आर्टिस्ट बन जाते नहीं। चलो हाँ, विलन हीरो से ज्यादा सुंदर ही लगना चाहिए। अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं वैसे एक लॉयर हूँ। तो जितना आप प्रैक्टिकल करोगे तो मैंने आपने कहाँ से सीखा? बोले यूट्यूब से। हम सरप्राइजिंग कि यूट्यूब से भी आदमी सीख रहा है। आजकल लोगों के पास इजी है, रास्ते बहुत इजी हो चुके हैं। आपके हस्बैंड ने भी कितना सपोर्ट किया आपको? लेकिन मेरे हस्बैंड की तनख्वाह इतनी नहीं थी। अगर वो अच्छा आर्टिस्ट है तो वो उस पर भी मेकअप अच्छा करके दिखाएगा और उस पे भी। आपको टेक्निक आनी चाहिए, गुड प्रैक्टिसेस प्राइसिंग के। देखिए मैं तो यहाँ तक समझती हूँ कि प्राइसिंग की हर कैटेगरी होनी चाहिए। अपने एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। मैं अपनी एकेडमी में उनको वो चीज सिखाना चाहती हूँ, उनकी बारीकियां सिखाना चाहती हूँ कि जिसपे वो प्ले करें। जो बिगनर्स हैं उनके लिए लॉन्ग कोर्सेज हैं। हर कोर्स के साथ ये जरूर सिखाया जाएगा कि आपको अपना काम कैसे प्रेजेंट करना है। आजकल सोशल मीडिया बहुत जरूरी। एक हम अपना पोर्टफोलियो का भी रखेंगे, प्लस उसके अलावा फोटोग्राफी भी सिखाएंगे। किस तरह से आपको एडिटिंग करनी चाहिए, किस तरह से आपको फोटोग्राफी करनी चाहिए, प्लस उसके अलावा एडिटिंग बहुत जरूरी है। लाइट कैसी होनी चाहिए। मेरा मानना तो यह है कि जब जागो तब सवेरा। तो मैंने तो अभी भी सीख रही हूँ, मैं तो रोज सीखती हूँ। मेकअप आर्टिस्ट कैसा करियर है? इस पॉडकास्ट के लिए भी मुझे मेकअप करना पड़ा था, फिर शादियों के लिए मेकअप, स्पेशल इवेंट्स के लिए मेकअप, यहां तक कि लोग आजकल जॉब इंटरव्यूज के लिए मेकअप करते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री है क्या? इसमें करियर प्रोग्रेशन कैसा होता है? इसकी स्पेशलाइजेशंस क्या है? इसमें जो इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या वो रियलिटी को दर्शाते हैं या फिर सोशल मीडिया के हेरफेर में रियलिटी कहीं गुम हो जाती है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब इस स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट पिनाकी और मेरे साथ हैं इंडस्ट्री वेटरन सुकांक्षा गुप्ता जी। सुकांक्षा जी, वेलकम। थैंक यू। ये एपिसोड जो है ये एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट के लिए है। उनके माइंडसेट क्या होने चाहिए, उनको किस तरीके से इंडस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में पिटफॉल्स क्या हैं। लेकिन इन सब चीजों को स्टार्ट करने के पहले, सीन सेट करने के लिए आप प्लीज ये बताइए कि इंडस्ट्री अभी कहाँ है और उसका ट्रेंड किस तरफ है? हमारी मेकअप इंडस्ट्री बहुत फास्ट, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। और हमारी इंडस्ट्री में मेकअप है वो इस तरह से है कि एवरी पर्सन जो भी है वो मेकअप के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता भी है और जान भी रहा है। लेकिन मेकअप का ये जो वर्ड है ना, इतना छोटा वर्ड है, लेकिन इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है। क्योंकि इसमें बहुत सारी करेक्टर है। जैसे अगर हम बात करें तो फैशन इंडस्ट्री है, हमारी मेकअप ऑफ आर्ट है। एक खाली ब्राइडल मेकअप नहीं है, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ओके, तो आपने कहा सिर्फ ब्राइडल मेकअप नहीं है, तो टेक्निकली सोचने पे तो मेकअप सिर्फ यही दिमाग में आता है कि एक तो मूवी स्टार्स का मेकअप होता है शूट्स के पहले, या फिर ब्राइडल मेकअप होता है। और कौन से मेकअप होते हैं? नहीं, अपना टीवी एक्टर्स के मेकअप होते हैं, प्लस जो अपनी भरतनाट्यम करते हैं, या जैसे हर स्टेट का अलग अलग अपना डांस वगैरह होते हैं, उसके हिसाब से मेकअप होते हैं। हर कल्चर का एक मेकअप है। तो हमारा ये नहीं है कि खाली एक ब्राइडल नहीं है, मेकअप में भी हमारी बहुत सारी कैटेगरीज है। और हमारे लोगों को, हमको क्या लगता है कि हमें सिर्फ एक ब्राइडल मेकअप से हम मेकअप आर्टिस्ट बन जाते नहीं। बहुत कुछ चीजें हैं इसमें। जैसे कि हमको लगता है जैसे फैशन इंडस्ट्री हो गई हमारा, जैसे मेकअप आर्ट हो गया। अगर हम पहले भी रानी महारानी भी हमारी तैयार होती थी जिस तरह से, तो वो भी एक तरह से मेकअप था। आपको क्या लगता है कि किस किस टाइप के मेकअप आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में देखा जाए तो आज के टाइम को देखते हुए सब ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है। ओके। क्योंकि सबको लगता है एक ब्राइडल मेकअप मुझे आ गया तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मेकअप में बहुत सारी कैटेगरीज हैं और सबको उस कैटेगरीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारा मेन क्या होता है, एक बेस होता है और हमको फेस का स्ट्रक्चर समझना आना जरूरी होता है मेकअप में। हम इस इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने इतने सारे इसमें ब्रांड्स आ चुके हैं और सभी ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं।
लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम स्टेज मेकअप की बात करें, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्ट लगते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक जब हमें दूर से स्टेज पे कोई देख रहा होता है तो हमारा मेकअप कुछ अलग टाइप का होता है, और हमें जब ब्राइड का मेकअप करना होता है तो वो हमारा अलग टाइप का होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि लोग बाग जरा ब्राइड मेकअप को ही फैशन आर्ट में भी ब्राइड मेकअप कर देते हैं। तो सारी जो चीजें हैं, अभी जैसे मैं बात करूं, हम फिल्मों की बात करते हैं, फिल्मों में क्या है, हर करेक्टर के हिसाब से मेकअप होता है। अगर उसको विलन बनना है तो विलन के हिसाब से उसका फेस का स्ट्रक्चर हो। हाँ, विलन हीरो से ज्यादा सुंदर ही लगना चाहिए। देन अगर मुझे किसी को दिखाना है कि उसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, तो उसके साथ उसका लिप कलर किया जाना चाहिए। मतलब उसके डिपेंड करता है, उसके फीचर्स, उसका करेक्टर, ये क्या चीजें हैं, वो सब पे डिपेंड करता है मेकअप। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग ना, मेकअप इंडस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, उसके अकॉर्डिंग भी हम देख रहे हैं कि लोग बाग सिर्फ ब्राइडल, अभी कुछ फ्रीलांसर भी कोर्स कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। सबको लग रहा है कि एक मेकअप बहुत इजी पार्ट है, बट जबकि इजी पार्ट नहीं है। दूसरा देख कि जैसे हम ऑफिस में भी जाते हैं तो ऑफिस के लिए भी हमें लोगों को रेडी होना है। अब जिसको ब्राइडली मेकअप आता है तो वो ऑफिस के अगर गर्ल को तैयार करना होगा तो उसके दिमाग में वही थॉट होगा, तो वो उसके हिसाब से उसको तैयार करेगी। लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें ऑफिस गर्ल को तैयार करना है या इंटरव्यू गर्ल को तैयार करना है तो उसको उस के तरीके से ही तैयार करना होगा। हाँ, मतलब बहुत ही ऑड होगा अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है और उसका ब्राइडल। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि मेरे साथ जब एक बार स्टेज शो प्रोग्राम था, और कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगी, उसमें मेरे पास जो वहाँ का जो ट्रेनर था वो मेरे पास आया, बोला कि सुकांक्षा जी इनका मेकअप करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो एज ए मॉडल तो मैंने उसको पूछा कि क्या लुक देना है, तो उसने बोला ब्राइडल छोड़ के, क्योंकि सबके दिमाग में वही चीज है कि मेकअप आर्टिस्ट को सिर्फ ब्राइडल आता है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने बोला मुझे सिर्फ इसके फेस पे, एक आईज पे मुझे सिंगल आई शेडो चाहिए, क्योंकि मुझे हेयर जो उसकी स्टाइलिंग करनी है उसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ उसका हेयर दिखाना है। तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर मैं फेस पे वही अपना जो ब्राइडल का होता है वो करके मैं बिठाती उसको, तो नेचुरल है कि वो जो दिखाना वाला है वो हेयर, और उसका दिख रहा है फेस का मेकअप, तो चीजें ना डिफरेंट इज अ प्रॉब्लम। तो ये चीजें होती हैं बहुत। हम इस इंडस्ट्री की बात करें, इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा ग्रो लेवल है, और लोगों को इसकी, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मेकअप इंडस्ट्री लोगों को इजी लगती है, जबकि इतनी इजी है नहीं। मेकअप बिल्कुल इजी पार्ट नहीं है, एक कला है। उससे हमें फेस का फीचर्स, हमें क्या वो साड़ी पहन रही है, क्या वो लहंगा पहन रही है, क्या वो उसका आउटफिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमारा क्या दिमाग में एक माइंड सेट हो रखा है ब्राइडल, तो हम हर चीज को ब्राइडल में ही देखने लगते हैं। Right. तो अगर किसी के दिमाग में अगर यही है कि ब्राइडल करने से हम एक मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, ब्राइडल तो सीखने, ये गलत नोशन है। ओके, ब्राइडल सीखने से नहीं बन सकते। राइट। तो मैम, जैसा आपने बहुत सही कहा कि लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं, उसी तरीके से आई एम वेरी श्योर कि जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट होंगे उनके भी इस इंडस्ट्री को लेके, इस इंडस्ट्री में उनका ग्रोथ कैसे होगा, इस चीजों को लेके उनका भी मिसकंसेप्शन होगा। तो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, आप अपने आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ था, आपने क्या क्या चीजें फेस करी, और अगर आप कंपैरिजन कर सके अपने टाइम को लेके और अभी के टाइम को लेके, तो अभी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको एक बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी जो अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं वैसे एक लॉयर हूँ। ओह रियली? हाँ, ओके। मैं लॉयर हूँ। तो अचानक लॉ से मेकअप की तरफ। मैं वो भी बताती हूँ आपको। मैंने LLM भी किया है, और मेरे फादर इन लॉ की इच्छा थी कि मैं जुडिशली में जाऊं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पढ़ाई करो, और मेरे हस्बैंड की इच्छा ये थी कि तुम एज ए लॉ मत करो, तुम घर पे जो करना चाहो वो कर लो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और हमने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की अपने रूम से ही की। तो आपको तब भी इंटरेस्ट था मेकअप में? मुझे हॉबी क्लासेस, जिसे मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग करती थी, और जो मुझे गॉड गिफ्ट है, मैंने कहीं सीखा नहीं,
मैं अपने मतलब बनाती रहती थी कुछ ना कुछ। उसके बाद मैंने तो मेरे हस्बैंड ने बोला, तो मेरे पास कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी, तो मेरे खुद ने मैं अपने रूम से शुरू किया और रूम में मैंने कर्टेन डाला, वो भी मेरे हस्बैंड ने बाकायदा रूम का सेपरेशन किया और मैंने 5 शिफ्टिंग कॉलोनी की लड़कियों को सिखाना शुरू किया। Okay. आज उन 5 लड़कियों से मैं आज आप तो आपका अपना एकेडमी तक है। लेकिन मेरे इस जर्नी में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों का सपोर्ट है मुझे। ऑलराइट। दूसरा, मैंने जब शुरुआत की तो मैं कॉलोनी में पहले भाभी थी कि भाभी मुझे ये बता दो, भाभी मुझे बता दो, और मुझे सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री में खाली थ्रेडिंग आती थी मुझे। तो जब मैं ब्यूटी इंडस्ट्री इसमें अपनी हॉबी क्लासेस में, मेरे पास लेडीज का काम था, लेडीज आती थी तो जनरली बोलती थी कि आपको कुछ और भी आता होगा, तो मैंने कहा हाँ थ्रेडिंग कर लेती हूँ। और मैं जब थ्रेडिंग करती थी ना तो लोगों को दर्द नहीं होता था। जब आईब्रोज बनाते हैं हम तो लोगों की दर्द होता है। हाँ, दर्द होता है थ्रेडिंग में, लोग चीखे मारते हैं, मैंने लोगों को सुना है। दर्द नहीं होता था, तो वो मुझसे बोलते थे सुकान से तेरे हाथ में दर्द नहीं होता। बस आपके हाथों में जादू है इसका मतलब। मैं एक और बात बताती हूँ आपको, मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मेरा नाम वैसे रेखा गुप्ता है। ओके। और मेरे को सुकांक्षा नाम भी मेरे हस्बैंड ने दिया है। ओके। तो मुझे पूछा भी गया था कि सुकांक्षा का क्या मतलब है। मैंने कहा मेरी बहुत सारी आकांक्षाएं और मेरे हस्बैंड ने मेरी पूरी की है। तो मैं वापस भी उसी पे आ रही हूँ, तो मेरे लेडीज ने मुझे बोला कि जब तेरे हाथ में दर्द नहीं होता तो फेशियल क्यों नहीं करती है। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि चलो फेशियल भी करते। तो मैंने फिर फेशियल थोड़ा सा सीखा। फिर भी मुझे इस इंडस्ट्री में मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं हॉबी क्लासेस करती रही, मैं मेहंदी एंड पेंटिंग्स बनाती थी। पेंटिंग में मैं बहुत बारीकियों से फिगर वगैरह बनाती थी, तो मेरे हाथ में आर्ट थी। तो मेरी कॉलोनी में मेरी शादी के टाइम पे मेरे पास मेकअप का सामान भी था। तो मेरी कॉलोनी में एक आपकी अपनी शादी का मेकअप का सामान सामान था। था। ओके। तो मेरे कॉलोनी में एक मेरे घर के बल्कि बाजू में एक थी, बोली सुकांक्षा मेरी शादी का मेकअप कर देना। तो मैंने फर्स्ट मेकअप किया और मेरा मेकअप बहुत अच्छा गया, क्योंकि मेरे पास जो सामान था मैंने किया। तो मेरी कॉलोनी में एक चर्चा हो गई, भाई ये तो मेकअप कर देती है। तो मेरी 1-2 शादियां की हुई, तो मैंने करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैं हॉबी क्लासेस की तरफ मेरा दौर रहा और मैंने कोई आता था तो मैं कर देती थी। फिर मैंने धीरे जब अपना एक इस इंडस्ट्री में जब मैंने और अच्छी तरह से जानना चाहा, तो मैं 2015 मैं अपनी इस इंडस्ट्री में वापस मैंने बहुत अच्छी तरह से पूरी स्टडी की, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे नहीं है। क्योंकि जितना हम देख रहे हैं मेकअप के बारे में, बहुत कुछ चेंज है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेकअप वही है, लेकिन उसका वे डिफरेंट हो चुका है। ओके। आपने कहा कि आपने 2015 में बहुत सारी स्टडी करी। ये आपका सेल्फ स्टडी था कि आपने भी कोर्सेज, आपने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे थे? कि मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किए। मैं बॉम्बे रही, बॉम्बे में जाके मैंने बहुत कुछ सीखा, प्लस मैंने कंपटीशन भी दिए। मैं 2015 से मेरी जर्नी मेकअप इंडस्ट्री के लिए स्टार्ट हुई, तो आज मेरे 10 इयर्स हो गए। 10 इयर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा, बारीकियां सीखी, हर तरह के फीचर्स कैसे इन्हेंस करने हैं। मेकअप में अगर ब्राइडल है तो ब्राइडल बनानी है, अगर उसको स्टेज मेकअप देना है तो स्टेज मेकअप की तरह होना चाहिए। अगर क्रिश्चियन ब्राइड है तो क्रिश्चियन ब्राइड का कैसे मेकअप होना चाहिए, वो सब कुछ सीखा। सिंगल एक ब्राइडल मेकअप नहीं, मैंने अवंगार्ड वगैरह बहुत कुछ चीज़ सीखी है मैंने। अभी मैंने 2024 में मैंने HBS एक कंपटीशन जिसमें अवंगार्ड में हुआ, उसमें हेयर से पूरा किया जाता है। Okay. वो मैंने किया, तो मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए। लेकिन मैंने पहले इस इंडस्ट्री में बहुत डीपली आने के लिए मैंने स्टडी की, क्योंकि जब तक हमें इसकी नॉलेज नहीं है तब तक हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेकअप वर्ड तो है बहुत छोटा, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। एब्सोल्युटली। अगर किसी को, मैं एक बात बोलते हैं, राजस्थानी ब्राइड है तो रजवाड़ी बोलते हैं लोग कि रजवाड़ा हमें बनना है, तो पता होना चाहिए कि रजवाड़े के टाइप पे उसके ऊपर क्या जाएगा। क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन ब्राइड के साथ क्लॉथ्स, ज्वेलरी एंड उसका पूरा लुक उस पर डिपेंड करता है। हमारे हेयर्स कैसे जाएंगे, हम सब पे डिस्कशन करते हैं। तो हम देखने वाली बात है कि मूड बोर्ड बनता है।
मूड बोर्ड बनने का मतलब होता है कि अगर दुल्हन का जो भी स्ट्रक्चर है, उसने क्या ड्रेस है, क्या उसकी फुटवियर है, क्या उसकी ज्वेलरी है, क्या उसकी डेकोरेशन है, देन क्या उसका पर्स है, वो क्या कैरी करने वाली है, ज्वेल एक्सेसरीज। यस, नहीं एसेसरीज नहीं, ओनली हैंडबैग ओके। क्या करने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके साथ पूरी एक स्टडी करते हैं, तो हमारा पूरा लुक क्रिएट होता है। लेकिन अभी हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि हमने सिर्फ एक ब्राइडल को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये है। ओके, तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो जा रही है कि आज के इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए सिर्फ ब्राइडल मेकअप इज नॉट इनफ, नहीं, आपको और भी चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल आपको सबसे पहले ब्राइडल के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें जब से कोई मेकअप कराने आ रहा है तो उसका क्या फीचर है, क्या उसका बेस है। मैं यहाँ तक समझती हूँ कि जो लोग सिर्फ 7 days क्लास करके या 1 day मास्टर क्लास करके हम मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं समझती। क्योंकि मेकअप इंडस्ट्री में जाने के लिए, मेकअप को सीखने के लिए कम से कम आपको 6 months 1 year तक एक्सपीरियंस होना चाहिए सीखना। क्योंकि आपको जितना आप प्रैक्टिकल करोगे, जितना आप उस पर जितना वर्क करोगे, तभी आप एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि हम लोग अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि बहुत इजी पार्ट है, यूट्यूब देख लिया हमने तो हम मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, मैं एक बार एक मेकअप कर दे गई, तो वहाँ पे मेरे को उनका साइडर मेकअप भी बहुत थे। कौन सा मेकअप? साइडर। साइडर मेकअप, ओके। तो मेरे को है ना एक मुझे मेरी टीम पूरी थी, तो मुझे वहाँ पे 50 साइडर मेकअप थे और मेरे को ब्राइडल करना था। तो मुझे फिर बाहर से फ्रीलांसर मुझे लेनी पड़ी। तो एक लड़की ने आके मुझे बोला कि मैम मैं आपसे कुछ ही पैसा लूंगी। तो मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा? बोले यूट्यूब से। हम सरप्राइजिंग कि यूट्यूब से भी आके सीख रहा है। तो जब उसने मेकअप किया तो उसको यही नहीं पता था कि इसका कलर क्या है, तो मुझे कौन सा फाउंडेशन जाना चाहिए। दूसरा उसके लाइनर है, अगर उसने मांगा बिंग लाइनर या उसने कहा कि उसकी छोटी आंखें हैं तो मुझे किस तरह से लगाना चाहिए, उसको इसकी नॉलेज नहीं थी। लेकिन वो यूट्यूब से सीखी थी, बड़ा कॉन्फिडेंस था उसको। मैं यूट्यूब को भी गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको पहले एक अच्छा सा आपको सीखना पड़ेगा। आपका बेस होना चाहिए, बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल बहुत करना पड़ेगा। राइट। प्रैक्टिस जितनी जरूरी है, आप खुद देखिए ना, डॉक्टर अगर मेडिकल की पढ़ाई करता है तो साथ में वो अपना प्रैक्टिकल भी करता है। एब्सोल्युटली, उसके बगैर डॉक्टर नहीं बन सकता है ना। तो और कितनी सारे चीजें सेम हम लोग है ना, स्किन के ऊपर काम करते हैं, डॉक्टर्स स्किन के अंदर काम करते हैं, वो बॉडी के अंदर काम करते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर मुझे किसी को कोई मैच्योर स्किन की लेडी आती है और मैं उसको ब्राइडल की तरह मेकअप करूं, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं, बहुत ऑड हो जाएगा। जैसे आज की डेट में कि सबकी इच्छा होती है कि हम एक सुंदर दिखें और एक हमारा एक अच्छा सा लुक जाए, इस तरह से होता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर कोई 55 ईयर्स की लेडी आती है या 50 ईयर्स की लेडी आती है और मैं वही जो यंग लड़की का मेकअप करने का जो कर रही हूँ, और वही मैं 55 ईयर्स की लेडी को करूंगी, तो बताइए कहाँ से अच्छा लगेगा? राइट। ये हमको पता होना चाहिए कि मैच्योर स्किन, मिडिल स्किन, फेयर स्किन, सब पे अलग अलग टाइप का मेकअप जाता है। फिर दूसरी बात एक और भी है कि मेकअप में बहुत सारी कैटेगरीज तो हैं ही, प्लस कभी किसी की दुल्हन जो ब्राइड होती है उसका शादी सुबह का होता है, उस वक्त वो आउटफिट उसका बहुत लाइट होता है, टाइम ऑफ डे के हिसाब से मेकअप। यस। अगर नाइट है, नाइट में खूब सारी लाइट होती है तो उसके अकॉर्डिंग होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको मेकअप में रहना पड़ता है। तो लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किस वक्त हमको कैसा मेकअप करना है, किसको कैसा मेकअप चाहिए। तो ये जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। राइट। एक्सपीरियंस मतलब जस्ट अगर आप YouTube से 2-3 टेक्निक सीख लें, उससे आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। नहीं, ये देखिए, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आप, अच्छा एक छोटी सी बात मैं पूछती हूँ, हम पहली कक्षा में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें कहीं से स्टार्ट करना है, हम सीधा
बड़ी क्लासेस ट्वेल्थ पे तो नहीं हम पहुंच जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम फर्स्ट से लेके हम ट्वेल्थ तक पहुंचते हैं ना, वही सेम जर्नी हमारी है कि हमको जब तक मेकअप इंडस्ट्री में हम जब तक उसका बेस को नहीं समझेंगे, हम उसकी कलर थ्योरी नहीं समझेंगे, हम ट्वेल्थ तक नहीं पहुंच सकते। और अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं इस किसी इंडस्ट्री के किसी को लिए गलत नहीं बोलूंगी, अभी जो हो रहा है कि हमने देखा कि यूट्यूब पे उसने आई शेडो लगाया, या किसी को भी हमने देखा कोई अपना 7 डेज की मास्टर क्लास दे रहा है, उसने बताया कि इसकी आईज छोटी है, हमने यहाँ से, लेकिन जब हम मेकअप करते हैं तो हमारे पास इतने सारे चैलेंज आते हैं कि किसी की स्किन डार्क है, किसी की स्किन वेरी फेयर है, किसी की आई छोटी है, किसी की बड़ी है, और कहाँ तक हमको उसको आई शेडो लेके जाना है। और उसने कहा नहीं मुझे मिनिमल मेकअप चाहिए, पर हमारे थॉट में तो यही है कि हमने 303 उठाया था, क्योंकि हमने YouTube में सिर्फ वही वाला सीखा है। नहीं हमने किसी ने हमें बताया कि हमने इस मॉडल पे 303 लगाया है, तो हम उसी के ऊपर चले जाते हैं, तो वो चीज़ हमारा गलत है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में जब तक हम, या तो मैं उनके लिए कहूँगी कि जो छोटे छोटे कोर्सेज हो रहे हैं, जो जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, कोई नई नई टेक्निक आ रही है तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि वो बेसिक से लेके एडवांस में जाएं और पूरा 1 ईयर दें अपने इस काम को, उसके बाद फील्ड में आए। बिल्कुल नहीं, कहीं वो डिच होंगे ही नहीं, कहीं उनको प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि वो 1 ईयर में इतना खुद इनको एक्सपीरियंस आ चुका होगा कि उनके लिए मेकअप बहुत ईजी हो जाएगा। राइट राइट। तो मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बिगिनर्स जो हैं उनको एक पर्टिकुलर तरीके से इस लर्निंग को अप्रोच करना चाहिए। ये बस 2-3 वीडियोस देख लिए या फिर किसी से सीख लिया, ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। देखिए मैं फिर भी मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी, एब्सोल्युटली। कि हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लगे कि मैडम ने ऐसा कैसे बोला, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस मेकअप इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम टाइम में आप नहीं सीख सकते हो। क्योंकि अब देखिए हम ये बात करते हैं, अपन दोनों ही बात करते हैं, बिल्कुल। आपका फेस का फीचर्स अलग है, मेरा Right. फेस का फीचर्स अलग है। अगर मैं जो मेकअप मेरे ऊपर आने वाला है तो क्या वो आपके ऊपर आए? बिल्कुल नहीं, बहुत ऑड लगूंगा। तो इसीलिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। Right. और हम कहाँ गलती करते हैं, हमको लगता है कि नहीं क्विक, ये तो बहुत इजी पार्ट है। लेकिन आप सोचो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मतलब हर तरह का मेकअप होता है, कभी उनको हंसना पड़ता है तो कभी उनको रोना भी पड़ता है, कभी वो ब्लेम भी बनते हैं और कभी वो एक लव सीन भी करते हैं। उनका अलग अलग कैरेक्टर होता है ना, उस एक्शन का मेकअप होता है, तो उनको एक ही इंसान का डिफरेंट टाइप से मेकअप होता है, सेम थिंग। लेकिन अभी हमारे इंडस्ट्री में हम लोगों के दिमाग में एक थॉट है कि मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो ब्राइडल सीख ली। राइट, आप कह रहे हो कि जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका विजन थोड़ा नैरो है, वो सिर्फ ब्राइडल ही सीखना चाहते हैं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए मैं बिगनर्स की जो बात कर रही हूँ, उनके दिमाग में ये रहता है कि मेकअप इंडस्ट्री से हम बहुत कमा सकते हैं, मेकअप इंडस्ट्री बहुत इजी है और हम जल्दी सीख जाएंगे और हम एक सेटअप बना लेंगे। क्योंकि देखिए आपको भी पता है, हमने जब अपना सेटअप बनाया था तब हमारे पास इतना पैसा नहीं था। आजकल लोगों के पास इजी है, रास्ते बहुत इजी हो चुके हैं। एक तो गवर्नमेंट ने भी बहुत इजी किए हुए हैं, प्लस पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट रहता है। तो या आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं था, हाँ बिल्कुल था। आपने तो कहा आपके हस्बैंड ने भी कितना सपोर्ट किया आपका। लेकिन मेरे हस्बैंड की तनख्वाह इतनी नहीं थी। Okay. तो हमने बहुत मेहनत करके जीरो से करते करते हम यहाँ आए। मुझे वो भी समय याद है कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी बूंदी, और मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत चाहते थे, तो मैंने अपने पापा ससुर जी से कहा कि मुझे एक काम स्टार्ट करना है। तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए, बोले मैं 1000 दे रहा हूँ लेकिन वापस लूंगा तेरे से। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पड़ोस में रहती हैं, तो मेरे पंडित जी बोले हम तो 1100 रुपये की गुरुदक्षिणा लेंगे। तो मैं पड़ोस वाले से 100 रुपये लेकर आई थी, वो मुझे आज भी याद है। तो मेरी जर्नी जो शुरू हुई तो मैंने 1100 रुपये से स्टार्ट की। और तो मैंने अच्छा एक और बात क्या बताती हूँ, मुझे इस इंडस्ट्री में कभी कभी मुझे ये भी फेस करना पड़ा कि मैंने घर घर जाके मेहंदी भी लगाई लोगों के। ओके। और मैंने दीवारों पे, क्योंकि जब पेंटिंग करती थी तो मैं दीवारों पे, एक मेरी सी स्कीम में है
उनका नाम मैं नहीं लूंगी, उनकी दीवार पे मैं ना पेंटिंग करके आई थी। तो मैं कृष्ण जी बना के आई थी और 2 शेषनाग पे। तब मुझे ड्राइंग पेंटिंग तो बहुत अच्छी आती थी। तो उनके हस्बैंड कहते थे कौन आता है जो रोज पेंटिंग बना के जाता है, और थोड़ा सा बनाया, क्योंकि मैं स्टेन ग्लास करके पेंटिंग हुआ करती थी। तो उनके हस्बैंड बोले वो आपसे डरती है इसलिए वो चली जाती है। तो जब वो पूरी हुई तो उधर उसके हस्बैंड उनके घर पे रहे, बोले मैं देखूंगा कौन आता है बनाने के लिए। तो आज भी उनके घर पे दीवार पे वो श्री कृष्ण जी शेषनाग पे नाच रहे हैं, वो बना हुआ है उनके। तो मतलब इस तरह से, तो मैं अपनी एक और बात बताती हूँ कि मैं जब मेहंदी के लिए गई तो लोगों के दिमाग में था ये ब्यूटिशियन है, मतलब ये पार्लर वाली है। हाँ, ये एक कॉमन माइंडसेट रहता है कि मेकअप आर्टिस्ट तो पार्लर वाली है। नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, मेकअप आर्टिस्ट और पार्लर वाली का भी मैं बताऊंगी आपको। लेकिन उन्होंने मुझे जो चीज़ की, उन्होंने मुझे बोला कि मैं जब मेहंदी के लिए गई तो उन्होंने कहा बाहर मुझे, कि आप मेरे बाहर बैठ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे जो ट्रीट किया ना कि मैं भेजती हूँ आप अंदर मत आइएगा, उसके दिमाग में, उनके दिमाग में ये था कि ये एक नॉर्मल लेडी है और ये मेहंदी लगाती है। तो मैं गई और ठीक, मैंने कहा ठीक है। आधा घंटा मैं वेट करती रही, फिर मैंने उनको बोला, बोले आप वेट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मतलब हमारे लिए, मतलब हमारी वैल्यू क्या है। मतलब हम, उनको ये लग रहा है कि वो पैसा मुझे देंगी तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, तो इसलिए उन्होंने मेरे को आधा घंटा 1 घंटे तक वेट कराया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और भी बनना है, राइट। करना। तो ऐसे करते हुए मतलब बहुत सारे वाक्य हैं मेरे साथ। जब मैं एक और वाक्य बताती हूँ, मेरे पास क्या था, एक लड़की आई कि मैम मुझे ना इंटर्नशिप करनी है, मैंने बहुत बड़ी एकेडमी से सीख कर आई हूँ। तो वे कितने दिन का कोर्स किया था, ये 40 डेज का कोर्स। ओके। वेरी गुड। तो बोले मैम देखो ये 7-8 मेकअप मैंने किए और बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ये आपकी बुआ है? बोले यस। मैंने कहा ये कौन है? मैंने कहा एक मेरी मासी है। बोले हाँ। तो मैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला होगा ना आपको पैसे दिए होंगे? बोले नहीं मैम। तो मैंने कहा उनको इसलिए अच्छा लगा। मैंने कहा आप बताओ, आपने सिर्फ 40 दिन में 3 फोटोज आपने की, उसके बाद भी आपको इंटर्नशिप की नीड हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक आप इसकी प्रैक्टिस किसी और के ऊपर देखिए अपने रिलेटिव पे करेंगी, वो कभी आपको नहीं कहेगा कि अच्छा नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो तो आपको इनकरेज करेंगे, वो आपको कभी डिस्करेज नहीं करेंगे। दूसरा, वो आपको पैसा तो आपको मिल नहीं रहा है, उनका फ्री में काम हो रहा है, तो सो हैप्पी कि मैं बहुत अच्छा लग रहा है, तो कि उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया होता है। तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि इस इंडस्ट्री में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसको, जितने लोग आपके फेस निकलेंगे आपके मेकअप के थ्रू, तब आपका हाथ और साफ होगा, तो मेकअप अच्छा रहेगा। राइट। तो मैम एक चीज तो बहुत क्लियर होती जा रही है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। सेकंड चीज एक क्लियर हो रही है कि मायोपिक नहीं होना है, एक ही स्टाइल नहीं सीखना है, क्योंकि आप लिमिटेड रह जाएंगे। तो मैम 2-3 स्टाइल्स के बारे में बताइए, जैसे कि जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट जो देख रहे हैं उनको फिर पता हो कि ओके हमारा विजन लिमिटेड था और इतने और स्टाइल्स हैं। देखिए हम जब ना मेकअप देखते हैं तो वो हमें दिखाए जाते हैं क्रिएटिव कर करके, लेकिन हम कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में। जी। लोग हमें कितने पास से देखते हैं, और जब मेकअप हमें कोई दिखा रहा होता है, या हम सेमिनार्स देखते हैं, या हम मास्टर क्लास देखते हैं, या हम बात करें स्टेज शोज पे, तो कितने दूर से हम लोग देखते हैं, राइट। ठीक है? तो वो बहुत हैवी टाइप का मेकअप करके देते हैं, क्योंकि पब्लिक को दिखाना है। और हम कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में। तो सोसाइटी में कैसा मेकअप होना चाहिए? जो हमारी आंखों को अच्छा लगे। हम बहुत, मेकअप का मतलब क्या होता है? मेकअप में तो यही होता है ना कि हम किसी के सामने जब प्रेजेंट हो रहे हैं तो हमारा एक लुक बहुत अच्छा होना चाहिए। या एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, तो लोगों को लगता है कि मेरा जब मेकअप हो या मैं किसी के सामने आऊं तो मैं बहुत सुंदर दिखूं। तो हमारा मेकअप इस तरह का होना चाहिए कि सोसाइटी के हिसाब से, अगर हमें जाना है किसी की पार्टी में, और वहाँ पे मैं पहन के चली जाऊँ लहंगा, और वहाँ पे पार्टी हो रही है, जैसे सपोज करिए 26 जनवरी आ रही है
और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में सब लोग बहुत सिंपल ड्रेस पहन के जा रहे हैं और मैं वहाँ लहंगा पहन के पहुंचूंगी तो मैं और लगूंगी। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ये है। राइट। तो मैम फिर ये बताइए कि मेकअप आर्टिस्ट को अपना आइडल किसे बनाना चाहिए? बिकॉज देखिए आजकल जो सबसे इजीएस्ट आइडल्स हैं वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं। और ये क्वेश्चन बहुत मैंने उठते हुए देखा है कि ये इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर ये इन्फ्लुएंसर ज्यादा और मेकअप आर्टिस्ट कम है? बिकॉज काफी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके अपने कोर्सेज भी हैं जो बहुत पॉपुलर है। कुछ जो 5 स्टार होटल्स में कोर्सेज होल्ड करते हैं, जैसे आपने मास्टर क्लास की बात करी। तो क्या जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट है उसे इन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना चाहिए या फिर यहाँ पर भी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट वाला केस है? देखिए, मैं बात करूं अगर अच्छे होटल्स में हमने 7 डेज की या 5 डेज की मास्टर क्लास कर ली तो ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट आते हैं और कुछ नया दिखाते हैं, उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जो ना बिगनर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ तक समझती हूँ कि इतने छोटे से कोर्सेज में वो कंप्लीट नहीं होगा। उनको तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। और मार्केट में मैं क्या बोलूँ इसके लिए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जितने भी बिगनर्स हैं या जो सीखने इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए और जहाँ पे उनको प्रैक्टिस खूब मिले। राइट। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत मिले। और जितना वो रोज एक मॉडल्स पे, मैं आपको बताती हूँ जब मैं इस इंडस्ट्री को सीख रही थी तो डेली 500 रुपीज पे मैं एक फेस को लेती थी। डेली लड़कियां आती थी, 10 को हम बुलाते थे फेस पे मेकअप करने के लिए और उनको हम 500 रुपीज पे करते थे। ओके, ताकि आप उनके फेस पे प्रैक्टिस कर सके। ओके। तो डेली का हमारा था, तो आप सोचिए 30 डेज मैंने प्रैक्टिस की है, 500 रुपीज मैं पर डे देती थी। उसको करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि मेरे पास डिफरेंट तरह के फेसेस आए और मैंने मेकअप किए। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मेकअप आर्टिस्ट बना। और आज की डेट में देखा जाए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो आजकल आपको क्या लगता है जो मेजर मिस्टेक्स, एक तो आपने कहा प्रैक्टिस लोग कम कर रहे हैं, दूसरा आपने कहा कि लोग यूट्यूब से कुछ ट्यूटोरियल्स देख के सोचने लगे हैं कि शायद वो मेकअप आर्टिस्ट की तरह इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, यूट्यूब देख के कहते हैं ना, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान अज्ञान। राइट। तो यूट्यूब पे भी मैं आपको बताती हूँ, जब यूट्यूब पे कोई चीज बनाई जाती है तो कुछ चीजें हम पीछे करके लाते हैं। जैसे कि अभी हम देखिए, अगर हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हम सीटीएम करके आ गए हम। अब सीटीएम हमने किया तो सीटीएम हमें ये भी नहीं पता कि उसकी स्किन जो भी सामने वाला देख रहा है, हम यूट्यूब बना रहे हैं, हमने बोल दिया इसकी स्किन ड्राई है, तो क्या वो उस पर दिख रही है कि इसकी स्किन ड्राई है? और मैं सीटीएम क्या करके आई हूँ आपको क्या पता? तो यूट्यूब पे भी हर चीज हम नहीं बता पाते। ब्लेंडिंग हम करके दिखा रहे हैं तो कितने प्रेशर पे दिखा रहे हैं, क्या हमारा ब्रश का जो फ्लो है वो किस तरह से चल रहा है, वो तो जब तक आप उस चीज को ऑफलाइन नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ आएगा, या फिर खुद करोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। आई कैन अंडरस्टैंड। आप ये कह रही हैं कि हाँ, यूट्यूब पे कोई आर्टिस्ट है वो पेन को ऐसे घुमा देता है और अक्सर हमें लगता है कि इसका पेन अगर हम खरीद लेंगे तो हम भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखो, जो आर्टिस्ट होता है, एक होता है पैदाइशी आर्टिस्ट, इसके बचपन से ही वो ड्राइंग बना रहा है। एक होता है कि उसको लोगों को देख देख के आर्टिस्ट बनना है, वो एक अलग होता है। एक होता है कि एक जुनून होता है कि मुझे आर्टिस्ट बनना ही है, कैसे भी नहीं बनना है। तो तीनों में डिफरेंस है। बिल्कुल। सेम चीज हमारे आर्टिस्ट को देखा जाए मेकअप में, अगर किसी की माँ ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट है तो वो बच्ची घर पे देख रही है ना उसको कि मम्मी मेरा मेकअप ऐसे करती है, थ्रेड चलाती है। इवन आप छोड़ो जिनके सलोन्स है और उनके बच्चे छोटे हैं,
वो बच्चे भी थ्रेड चलाना सीखते हैं, क्योंकि इसकी मम्मी को थ्रेड करते देखते हैं वो। यस। तो मैं ये समझती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट बनना, अगर किसी के घर में, कहते हैं ना एक कहावत है कि जनरेशन, क्या बोलता है उसको, ये तो अपना पुश्तैनी धंधा है, राइट राइट, ना, फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो राइट। उसमें क्या होता है कि वो अपनी माँ को देखती है, फिर अपने भाई को देखती है, सबको, तो उसके दिमाग में वही रहता है, वो अपनी उसी तरीके से चीजें करती है। फिर उसको लगता है कि मैं अब कुछ अलग से सीख कर आऊं। तो कुछ लोग बोलते हैं मैं लंदन जा रही हूँ सीखने, और कुछ बोलते हैं कि मैं बाहर से सीख कर आई, दुबई जा रही हूँ, बहुत सारी जगह जाते हैं। मेकअप का पैटर्न तो वही है, लेकिन करने के तरीके डिफरेंट है। ये आज से नहीं, पहले भी था, पहले भी मेकअप होते थे। और पहले जो हमारी इंडस्ट्री का सबसे मेन जो पार्ट है, मैं उस कंपनी का नाम भी नहीं लूंगी, आज भी हम जब कभी मेकअप में कुछ गड़बड़ होती है तो हम उसी प्रोडक्ट को उठाते हैं। राइट राइट। लेकिन मैं अभी प्रोडक्ट का नाम कोई नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना है। तो मेरा ये है कि आपको मेकअप पहले भी होते थे। हम बात करते हैं 1954, फैशन शोज तब भी होते थे, मेकअप तब भी होते थे, और मेकअप आज भी हो रहे हैं। पहले भी हमारा, अगर हम देखें, जो हमारे पहले भी फाउंडेशंस होती थी, वो भी आज भी होते हैं। लेकिन तब कुछ लिमिट कंपनियां थी, आज बहुत सारी कंपनीज हैं, और सारी कंपनियां अच्छा काम, अच्छे प्रोडक्ट है सभी कंपनियों के, और सबका करने का तरीका, किसी का क्या है कि उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, बस वो डिफरेंट है। बाकी मेकअप इंडस्ट्री वही है। उसको कहते हैं ना, एक थाली में, एक छोटी सी बात बोलती हूँ, हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा की थाली सजाई जाती है, तो उसमें छोटी छोटी कटोरियों में बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, राइट। और एक पत्तल में रखी जाती है, बस डिफरेंस यही, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, बस। राइट। तो मैम, ये तो बहुत एविडेंट होता जा रहा है कि मेकअप इंडस्ट्री को बहुत लोग जिस नजरिए से देखते हैं वो उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लोगों का नॉलेज कम है, वो उनका ब्रेथ ऑफ नॉलेज कम है। तो मैम ये बताइए कि एक मेकअप आर्टिस्ट को ट्रूली अगर वो इंडस्ट्री में उतरना चाहता है, एट द बेयर मिनिमम कौन से प्रोडक्ट नॉलेज, स्किन नॉलेज, या इस किस्म के कौन से नॉलेज पीसेस हैं जो उसे पता होने चाहिए, जिसके बगैर आप फुल्ली कह नहीं सकते कि आप एक मॉडर्न मेकअप आर्टिस्ट हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत जरूरी है मेकअप में हमारा फेस को समझना, कितने तरह के हमारे फेस के शेप्स होते हैं, फिर उनका कलर क्या है, उनमें हमें जो भी क्या होता है, हमने अक्सर देखा होगा एक गोरा फेस है और एक काला फेस है। आपने सुना भी होगा पिंक टोन, बॉम्ब टोन। तो जब तक आपको इस चीजों को, जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आपको, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है। तो कि डीप नॉलेज बहुत जरूरी है। दूसरा, हमें मेकअप में मतलब फीचर्स को कैसे, किसी की, देखिए आपने भी जानते हैं, किसी का आईब्रो छोटी होती है, किसी की आंखें छोटी होती हैं, किसी की नोज लंबी होती है, राइट। और उसका स्ट्रक्चर क्या है, और तो उसके लिए हमें वो सब चीज आनी चाहिए कि हम किस तरह से उसको करेक्ट करेंगे, पिगमेंटेशन को कैसे हाइड करेंगे, ये सब कुछ चीज हमें आनी चाहिए। तो जब तक हम इस नॉलेज, पूरी डीप नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि मेकअप इंडस्ट्री में आप बहुत डीप नॉलेज लेके ही उतरे मार्केट में। ओके। तो मैम, कंडीशंस तो ऐसे हैं कि सबके पास एक्यूरेट रोल मॉडल्स भी नहीं होते हैं, सबके पास सारा इंफॉर्मेशन भी नहीं होता है। सबसे एक्सेसिबल लर्निंग मॉडल आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही है, और उस पर ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारे आते हैं। तो जब एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट इन ट्यूटोरियल्स को देखते हैं, तो किन चीजों को उनको ऑन द फेस बिलीव कर लेना चाहिए, और किन चीजों को उनको क्वेश्चन मार्क रखना चाहिए कि ठीक है, यहाँ बिहाइंड द सीन्स भी कुछ चल रहा है?
देखिए, अगर मैं बात करूं यूट्यूब पे जो हम देखते हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह को, तो वो आपको जब आपको नॉलेज हो जाती है तब तो आपके लिए सही है, तो तब आप डिसाइफर कर सकते हैं। सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और जिनको ब्रश पकड़ना भी नहीं आता और वो यूट्यूब देख के बहुत सोच रहे कि मैं कर लूंगी, तो नहीं, मेरा मानना है कि नहीं। आप किसी का फेस को, जब आप किसी के मेकअप करने वाले हो तो उसके फेस पे काम करने वाले हो, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके फेस पे क्या जाएगा, क्या फाउंडेशन जाएगी, क्या जरूरत है कि उसके फेस पे हमें करेक्टर या हमें कंसीलर भी हम यूज करें, तो कितना तक करें। तो मैम अब एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आता है, प्रोडक्ट्स कौन से यूज करें? क्या बेहतर प्रोडक्ट्स से बेहतर मेकअप होता है और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या फिर प्राइस में सब लेस प्रोडक्ट, क्या उससे मेकअप खराब होता है? ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट तब तक नहीं है जब तक आपको हायर एंड प्रोडक्ट्स आप यूज नहीं करते हैं या फिर आपको यूज करना नहीं आता है। नहीं, देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला कि अगर एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है तो उसको आप है ना एक कम बजट वाली भी, फ्रेंडली बजट वाली भी फाउंडेशन दे सकते हैं और एक हाई। अगर वो अच्छा आर्टिस्ट है तो वो उस पर भी मेकअप अच्छा करके दिखाएगा और उस पर भी। अगर आपको मिल रहा, देखिए, मार्केट में हर तरह का क्लाइंट है और हर तरह का प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट सारे अच्छे होते हैं। कोई प्रोडक्ट गलत नहीं होता कि मेरा मेकअप ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी। आप अगर अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं तो कम बजट वाले प्रोडक्ट से भी आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। लेकिन डिपेंड ऑन यू कि आपको मेकअप कैसा कराना है, आपका बजट क्या है। भाई, हर कोई आपको 1 लाख नहीं दे सकता, कुछ लोग आपको 5,000 ही दे सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके लिए आप कोई प्रोडक्ट ऐसे उठा लो। नहीं नहीं, प्रोडक्ट सब तरह के होते हैं और आपको टेक्निक आनी चाहिए। सबसे जरूरी है टेक्निक। देखिए, घूम पर हम वापस उसी जगह आ गए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। राइट। मेकअप इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्लस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किस तरह से किसके ऊपर मेकअप करने वाली हूँ। ठीक है मैम, यहाँ पे दो डायरेक्शन में मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला तो मैं दोनों आपके सामने रखता हूँ, फिर आप बताइएगा आप किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहेंगे। ये दो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। मैम पहला, देखिए, मेकअप, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ, ये एक सर्विस सेक्टर बिजनेस है, तो क्लाइंट हैंडलिंग बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यस, बहुत। राइट। और इसका मतलब क्लाइंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, सो इट्स नॉट जस्ट मेकअप। मेकअप आपका आर्ट फॉर्म है, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग है वो क्लाइंट हैंडलिंग है। तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपने मेकअप बहुत अच्छा किया लेकिन क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब था, क्लाइंट आपसे शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद क्लाइंट आपके बेहतरीन मेकअप को अप्रिशिएट नहीं कर पाया क्योंकि वो क्लाइंट, उसने कहीं पे कुछ देखा था और उसके माइंड में डिफरेंट छवि थी जो आप शायद रीड नहीं कर पाए। तो आपने अच्छा काम करके दिया लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप है आपके और क्लाइंट के बीच में। सो इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट फॉर्म, इसका एक सर्विस सेक्टर एस्पेक्ट भी है। उसी में प्राइसिंग भी आ जाता है कि कितने प्राइसिंग पे क्या इंपैक्ट या क्या परसेप्शन जाता है। तो इस मैटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैं जो समझती हूँ उस चीज को, क्या होता है, हम 100% सर्विस देने की पूरी कोशिश करते हैं और क्लाइंट को हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि क्लाइंट जब किसी का मेकअप का कोई लुक लेकर आता है, उसके दिमाग पर रहता है कि मेरे ऊपर ये लुक जाएगा, लेकिन क्या उसका जो ड्रेस है वो वही है, क्या उसका जो ज्वेलरी है वही है, क्या उसके फीचर्स वही हैं। तो मैं यहाँ तक समझती हूँ, हम क्या करते हैं आजकल इंडस्ट्री में, मैं तो ये करती हूँ कि जब भी मेरे पास कोई ब्राइडल आती है तो मैं उससे पूरा डिस्कशन करती हूँ और उसको कैसा चाहिए वो सारी चीजें होती है। तो क्लाइंट के साथ आपको बहुत फ्रेंडली होना पड़ेगा और उनकी चीजों को समझना होगा। तो मैम ये भी एक सीखने वाली चीज है कि मतलब फॉर बीइंग अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, आपको सिर्फ मेकअप ही नहीं,
आपको कम्युनिकेशन, यस क्लाइंट हैंडलिंग, प्राइसिंग। बिल्कुल। दूसरा क्या है, जो वो लुक दिखाते हैं, अब देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि मैम मुझे ये लुक चाहिए, तो उस लुक में फिल्टर भी होता है, प्लस वो जो फोटो देख रहे होते हैं, आपने कभी नोटिस किया हो कि कभी पिंक फेस हो गया उसी लड़की का और उसी ब्राइडल का, आपका ये वार्म टोन में हो गया, कभी वाइट टोन में, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है हम उसको कैच कर लेते हैं, तो हम कहते हैं हमें ऐसा लुक चाहिए। अब सेम लुक देने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपके स्किन पे जो आपका कलर है, आपके ऊपर जो फाउंडेशन लगाई जा रही है, क्या वो उसको कैच कर रहा है? क्या वो उसमें मर्ज हो रहा है? नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट तो सोचता है कि मेरे पे छोटी बिंदी अच्छी लगेगी, मुझे बड़ी बिंदी अच्छी नहीं लगेगी, मुझे ब्लशर भर भर के लेना है या नहीं लेना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें इससे इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने क्लाइंट के साथ बहुत फ्रेंडली और उससे पहले सर्विस देने से पहले उससे सारा कुछ समझना चाहिए और उनको ट्रायल के बतौर दिखाना चाहिए कि आपके ऊपर ये नहीं जा सकता, ये जा सकता है, तो वो हैप्पी। बहुत सारी चीज़ें होती है। आप बहुत पहले क्या होता था, पहले आपको भी पता है कि अगर दादी नानी या हम बात करें तो एक काजल और लाइनर और लिप से ही हम ब्लशर लगा लेते थे, उसी से हम आई शेडो लगा लेते थे। मम नानी वगैरह में बताती हैं हमने उसी से लिप कलर लगा लिया। लेकिन आजकल इतनी वैरायटीज हो गई हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप कोई ब्राइडल बुकिंग करें या आप किसी के टाइप का मेकअप करने जा रहे हैं, पहले उसके साथ बहुत डीप होके बात करें, उसको क्या चाहिए। अभी सपोज करिए अभी भरतनाट्यम के लिए कोई तैयार हो रहा है, अब मैं उसको ब्राइडल बना दूं तो कोई सेंस नहीं है। तो मुझे उसकी समझना पड़ेगा ना कि भरतनाट्यम में उसको क्या क्या चाहिए। अगर उसने कहा कि मेरा एंगेजमेंट है और उसको बात करो पंजाबी लुक देना है मुझे, तो एंगेजमेंट पे पंजाबी लुक देना है तो मैं उससे पूछूंगी कि क्या पहनने वाले हो, क्या परांदा लगाओगे, पंजाबी लुक में आपको क्या कहना है, पटियाला पहनोगे, क्या आप लहंगा पहनोगे। तो हमें जब भी कोई लुक करना होता है तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ब्राइड के साथ या हम अपने क्लाइंट के साथ बहुत क्लोज में कह के बात करें और हमारे से निकले। राइट। तो मैम ऐसे केस में क्या होता है कि यू एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आपको पता लग रहा है कि ब्राइड या फिर क्लाइंट जो करवाना चाहता है वो उसको सूट नहीं करेगा, उसने कहीं पे देख लिया है, उसे बड़ा अच्छा लगा और वो चाहता है या चाहती है कि वही ट्रीटमेंट उसको मिले, पर आपको पता है, आपको दिख रहा है कि ये नहीं होगा एंड आपने कन्विंस करने की कोशिश करी और वो नहीं मान रहा है, तब आप क्या करते हैं? क्या आप मना कर देते हैं कि आप बोलते हैं ठीक है भाई? नहीं, हम देखिए पहले हमारी कोशिश रहती है कि वो हमें जो लुक दिखाते हैं हम इसकी, मैं तो क्या करती हूँ, मैं पहले ना ट्रायल करती हूँ। ओह ओके। तो मैं ट्रायल में क्या करती हूँ, वो जो कुछ लुक दिखाती है मैं उस लुक पे करके देती हूँ। वो खुद ही अपने आप समझ जाते हैं नहीं नहीं ये मेरे पे नहीं ये चल नहीं रहा है। नहीं जा रहा। फिर मैं पर वो आपको ब्लेम नहीं करते हैं कि आपने सही से नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, फिर हम आपको बताते हैं कि देखो मैं करके दिखा रही हूँ दूसरा लुक, आपको जो समझ आया वो लीजिए। तुमको समझ आ जाता है कि ये लुक मेरे ऊपर जाएगा, ये लुक नहीं जाएगा। क्योंकि वो क्या होता है, देखिए अपने को भी, हम कोई पिक्चर देखते हैं, आप खुद सोचिए पिना जी कि कोई पिक्चर हम देख रहे हैं, उसमें भी कितने सुंदर दिख रही है। अब एक जो मैं बताते हैं, अभी वो आई हैं माधुरी दीक्षित आई हैं, उन्होंने 5 करोड़ की 6 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, उदयपुर में आई वो खरीद सकते हैं। हाँ, नहीं तो वो गाड़ी कितनी सुंदर लग रही है उनकी। सेम चीज अगर वही मुझे लेने की इच्छा है और मेरे पास इतना बजट ही नहीं है, राइट। तो मैं वैगनार लूंगी ना। तो जो मेकअप आप देख रहे हो सकता है उसके फेस पे अच्छा लग रहा है, मेरे फेस पे नहीं जाएगा वो। राइट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ओके। तो मैम अब ये जब पॉइंट उठाई है, क्योंकि आई एम श्योर वेदर आप मिड लेवल मिड एक्सपीरियंस के मेकअप आर्टिस्ट हो या एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट हो, डिफिकल्ट क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, आपका आमना सामना होगा ऐसे क्लाइंट से। वो बहुत तरीके से डिफिकल्ट हो सकते हैं, वो पैसों को लेके आना का नहीं कर सकते हैं, आपके काम को लेके आना का नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने कहा वो आपका ट्रीटमेंट थोड़ा नेगेटिव कर सकते हैं। तो मैम अगेन 2 पार्ट्स में क्वेश्चन। पहले तो मैम कुछ अपनी कुछ स्टोरीज बताइए जो आपने फेस करी है अपने इतने लंबे करियर में, और उसके बाद
इन फ्यूचर जो हमारे दर्शक हैं, जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट जो देख रहे हैं, वो लोग जब ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं तो उनका अप्रोच क्या होना चाहिए? जैसे मैं अभी बताती हूँ एक बात, क्या मेरे साथ अभी एक बुकिंग थी और उन्होंने 6 मंथ पहले बुकिंग हो गई और बुकिंग होने के बाद वो मुझसे काफ़ी बार मिली, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। सडनली 1 हफ्ता पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं कैंसिल कर दूँ। मैंने कहा क्यों? कि मेरे फादर ने कहीं और बुक कर दिया और मेरा मेकअप वहाँ हो रहा है। तो मैंने कहा 1 हफ्ता पहले आपके फादर ने बोला? बोले नहीं, ऐसे में क्या है कि हमने लड़के वालों के साथ मिलके और हमने ये दोनों चीज कोलैबोरेशन कर ली, तो अब वो कुछ सस्ता पड़ रहा है। तो मैंने कहा आपने 6 महीने पहले मेरे से बुक किया और आज मुझे मना कर रहे हो 1 हफ्ता पहले, तो मैं उस डेट पे अब क्या करूं? और उन्होंने मुझे बोला मेरा पैसा रिटर्न करो। उन्होंने डिपॉजिट दिया था, वो भी वो रिफंड मांग रही है। मैंने कहा क्यों? या फिर मुझे उसकी सर्विस दे दो। तो मैंने कहा मैं सर्विस भी नहीं क्यों दूं? राइट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस, मेरे का जब मेरा मेकअप बुक था, मैंने अदर बुक को बुक नहीं किया, तो मेरे लिए तो वो डेट खाली हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत से लोग मेकअप करा लेते हैं, अगर उनके पैसे छूट जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है मेकअप अच्छा नहीं था, मेकअप, क्योंकि जब उनको देने की बारी आती है, ये मैं देखिए गलत नहीं बोल रही हूँ, बहुत से लोग होते हैं। मेरे साथ जो हुआ, मैंने यहाँ तक देखा है कि मेरे काफी क्लाइंट बहुत खुश हैं मेरे से, और मुझे नहीं लगता कि मेरे क्लाइंट कोई नाराजगी हुए हो मेरे से। लेकिन हाँ ये है कि तब हमको थोड़ा सा डिच होते हैं कि भाई हमने जो पैसा बोला, ऐसा जो बाजू वाला अगर मेकअप आर्टिस्ट आपको सस्ते में दे रहा है तो क्यों दे रहे हो सस्ते में आप? ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं देख रही हूँ अभी एक वाक्य था कि पार्लर वाली और मेकअप आर्टिस्ट। पार्लर वाली कौन होती हैं? पार्लर वाली का मतलब होता है ब्यूटिशियन। राइट। वो एक मेकअप जानती हैं, लाइट मेकअप जानती हैं, जो उनके सैलून में उनको खुद को ग्रूम करना होता है, प्लस उनको अपने सैलून में हल्का फुल्का जो मेकअप आते हैं, जैसे सपोज करिए कोई लाइट मेकअप कराने आ गया तो उसको आता है, और वो सारी पूरा ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में जानती हैं। और जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। अब उनसे कहा जाए कि भाई एक टीवी एक्टर्स का या एक स्टेज मेकअप करना है, लेकिन उसने सीखा, वो मेकअप आर्टिस्ट तो है लेकिन वो है ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, तो क्या वो स्टेज मेकअप कर रही है तो ब्राइडल की तरह करेगी? किसी का कोई हेयर में कोई अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उस वक्त हमको क्या रहता है, बहुत नेचुरल रखना पड़ता है, और वो ब्राइडल की तरह करे। तो ये डिफरेंस होता है। तो इसलिए लोग रोज बहुत सारी रील्स बन रही हैं पार्लर वाली, मतलब ये तो सरप्राइजिंग कि ऐसा मेकअप दिखाते हैं पार्लर वाली का करके कि मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्यूटिशियन ऐसा मेकअप करती होगी। पता नहीं क्यों दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है ब्यूटिशियंस ऑलराउंडर्स होते हैं। वो आई मीन किसी भी तरीके से उनको हल्के पे हम नहीं ले सकते, बिकॉज उनका शायद एक्सपीरियंस लेवल भी ज्यादा हो, बिकॉज वो बहुत ऑन अ रेगुलर डेली बेसिस वो क्लाइंट्स हैंडल करता है। मैं जहां तक जानती हूँ ब्यूटिशियन ने ही तो मेकअप का दिया, तो लोगों को समझ में आया कि मेकअप आर्टिस्ट के लिए अलग से कुछ होना चाहिए। वो पायोनियर्स हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट के पायोनियर्स हैं। यस। अब लेकिन लोगों ने उनको तो ले लिया। अभी मैंने एक रील देखी थी, ये 500 का मेकअप है, ये 2000 का मेकअप है, ये 5000 का मेकअप है। 500 वाले मेकअप में भी उसने वही प्रोडक्ट लगाए थे जो 2000 में लगाए, जो 5000 में लगाए। सिर्फ 500 वाले को दिखाने के लिए आपने ना तो उसको ब्लेंड किया, आपने जहाँ फाउंडेशन लगाई तो उस पर इतना सारा हाइलाइटर लगा दिया तो वो अजीब सी दिखने लगी। अरे भाई क्यों किसी के रेट्स को लेके, क्या 500 वाले को मेकअप नहीं आता? अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो वो 500 में भी मेकअप अच्छा करके देगा, राइट, और 2000 में भी करके देगा। क्योंकि हमको लगता है हम किस तरह के लोग हमारे पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उनका बजट अगर कम का है तो आपके पास ये होनी चाहिए कि मेरे पास कम बजट के प्रोडक्ट है तो मैं उनको अप्लाई करूं। राइट। ये एक गुड मेकअप आर्टिस्ट की पहचान होती है। गुड। तो मैम ये बताइए कि प्राइस रेंजेस क्या है, मतलब किस तरीके के मेकअप आर्टिस्ट, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है अभी मार्केट में और वो अभी देख रहा है,
उसे अपने आप को किस तरीके से प्राइस करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम जब अपने सर्विसेज को प्राइस करते हैं, एक लेवल पे हम अपने काम पे एक प्राइस टैग लगाते हैं, उसको एक वैल्यू देते हैं। तो क्या क्या कोई ब्रैकेट्स हैं कि इतना अगर आप काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप को इस तरीके से प्राइस करना चाहिए, और ये प्राइस गलत हो जाएगा, इस किस्म का कोई 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 प्रॉपर या फिर गुड प्रैक्टिसेस प्राइसिंग के? देखिए, मैं तो यहाँ तक समझती हूँ कि प्राइसिंग की हर कैटेगरी होनी चाहिए, क्योंकि मेकअप अगर हम लोग बात करें, अगर हम आउटडोर जाके मेकअप करते हैं तो हम अपने सैलून में से बाहर जाने के लिए कितना टाइम हमारा कंज्यूम होता है, तो हमारी रेट्स अलग होनी चाहिए। और हम सैलून में कर रहे हैं तो हमारी रेट्स अलग होती है। प्लस हमारा जो सीनियर आर्टिस्ट होता है उसके लिए भी हम रेट्स रखते हैं, क्योंकि एक वक्त पे हम 4-5 मेकअप नहीं कर सकते हैं। और अगर मैंने आउटडोर लिया है, और आजकल हर तरह की रेट्स होनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना एक बजट होता है, उसके हिसाब से अपनी रेट्स होनी ही चाहिए। तो मैम, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर मैं सारे सबको तो मैं कवर नहीं कर सकता, बिकॉज अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन अगर मैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज उठाऊं, एक है जो मेकअप आर्टिस्ट है, वो शौकिया करती है और अब वो प्रोफेशनली घुसना चाहती है मार्केट में। दूसरा कैटेगरी कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो पहले वो शौकिया करती थी और अब उसने एक बड़े इंस्टीट्यूट से सीखा है। एंड द लास्ट इज अ ब्यूटिशियन, जिसने बहुत टाइम से पार्लर्स में इसने काम किया है, विड्थ ऑफ एक्सपीरियंस है उसके पास, और अब वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। शी इज द वन हु इज गॉन टू से अ मास्टर क्लास वगैरह, और अब वो उस पर घुसना चाहती है। इन तीनों का प्रोग्रेशन बताइए कि इनको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक हमारे जो दर्शक होंगे वो ब्रॉडली इन 3 कैटेगरीज में आएंगे। देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो उसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है ब्यूटिशियन को, राइट, वो बहुत कुछ चीजें समझती है मार्केट के फंडे को भी, क्योंकि वो ब्यूटिशियन है तो उसको हर कैटेगरी पता है। राइट। और जो शौकिया कर रही है और उसने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से किया है, उसके अंदर ये रहेगा कि मैंने बहुत बड़ी डिग्री ली है तो मेरी प्राइस ये होनी चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में। जी, क्योंकि उसने वहां इतना पैसा दिया होता है, तो वो सोचती है कि मैं उतना पैसे से मैं अपना वापस वो रिटर्न भी लूं, प्लस मैं क्लाइंट के सामने अगर अपना पैसा ज्यादा रखूंगी क्योंकि मैंने उस इंस्टीट्यूट से सीखा है तो मुझे वो देगा। थर्ड वन, अगर जो ब्रांड न्यू एंट्री हो रही है उसकी मार्केट हो रही है, तो वो सोचती है, वो शौकिया के बाद जब वो आती है तो उसके मन में रहता है कि मैं अभी घुस रही हूँ तो मुझे अपनी प्राइस कम करके घुसूंगी तो मुझे क्लाइंट ज्यादा मिलेंगे, और अगर मैंने ज्यादा रखी तो मुझे क्लाइंट नहीं मिलेंगे। राइट। तो ये है। लेकिन जो जिसने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से किया होता है उसके दिमाग में ये रहता है ना कि अरे मैंने 5 लाख तो मैंने फीस दी, 5 से 10 लाख की मैंने वैनिटी बनाई, तो मेरा इतना खर्चा हो गया तो मुझे रेट बहुत सुपर रखनी है। लेकिन उसको ये आना चाहिए, अगर उसके काम में फिनिशिंग है, काम में दम है, तो सब कुछ है। राइट। तो मैम, दो क्वेश्चंस और उसके बाद हम जिस सेगमेंट का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है कि आपकी एकेडमी, उस पे हम आएंगे, पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है हमें कवर करने चाहिए। पहला है मैम, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो डरते हैं या आइदर अपने फैमिली से या अपने फ्रेंड्स से, बिकॉज वो मेकअप आर्टिस्ट के प्रोफेशन को उतना वैल्यूएबल या फिर उतना ल्यूक्रेटिव नहीं समझते हैं या फिर उतना रेस्पेक्टेबल नहीं समझते हैं। तो मैम, ऐसे लोगों के लिए कोई वो बताइए कि वो अब जो नेसेयर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स या उनके फ्रेंड्स, उनके लव वंस, जो कहते हैं नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, इसमें मत जाओ, ये बेकार लाइन है, वो लोग क्या डिफेंस दें, वो लोग क्या बोले, उन लोगों को क्या जवाब दें ताकि वो अपने पॉइंट को रख सकें? देखिए, मैं बताती हूँ, आज के टाइम को देखते हुए पेरेंट्स कहते हैं जाओ मेकअप आर्टिस्ट बनो। पहले के टाइम के लोग मना करते थे, अरे ये तो सिर्फ एक बार्बरिंग का काम है, क्या है, क्यों इसके लिए तुम वो कर रहे हो, अरे ये क्या करना है।
जैसे मैं बताती हूँ, जब मैंने लॉ की पढ़ाई की थी तो मुझे बोला, अरे लॉयर क्या करोगे जाके कोर्ट में। तो ऐसे ही पहले ही लोग बोलते थे, आज तो सब बोलते हैं बिल्कुल वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप ब्यूटिशियन हो। हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आज की डेट को आज के समय को देखते हुए लोग बाग थोड़ा सा, एक मेकअप आर्टिस्ट हो या एक ब्यूटिशियन हो, एक लॉयर हो या एक डॉक्टर हो, सबका नजरिया थोड़ा थोड़ा है। लेकिन आजकल के बच्चे ग्लैमर को देख के वो सीखना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को भी लगता है, क्योंकि उस वक्त है ना, चीजें बहुत थोड़ी हुआ करती थी। अगर हम लाइन की बात करें, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे वकील बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर की इतनी सारी लाइन्स हो गई। अब आप मेकअप की ही देख लीजिए, मेकअप की कितनी सारी लाइन्स हो गई। तो फिर लोगों को लगता है कि मैं, इसलिए तो आपसे बोलूंगी, ये चीज तो आजकल सबने कहा करो। तो इसमें कोई डिफेंस की खास जरूरत नहीं, अगर और कोई अगर मना कर रहा है तो यही आपका ये वाला क्लिप जो है उनको दिखा दिया जाए कि क्योंकि आजकल तो बहुत, उस वक्त बोलते थे कि जैसे मैं एक बताती हूँ, एक बार की बात है, मेरे साथ ही हुई कि मेरे घर में, मैं अपने घर का ही बताती हूँ कि मेरे घर में डॉक्टर्स हैं, मेरे कजिन्स वगैरह सारे डॉक्टर्स हैं, और जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ हमारे सारे रिलेटिव डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर है, कुछ MBA हैं, और मैं वैसे लॉयर थी, तो तब तक तो मैं उनकी निगाह में बहुत ही अरे लॉयर है। लेकिन जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी, तो एक ब्यूटिशियन से मेकअप आर्टिस्ट बनी, तो और कोई काम नहीं था का, ये मुझे बोला गया। और आप मेरे जब भी मैं बोलते, भाई हमें पैन दे दिया कर, तो वो समय समय की बात। ये राइट। तो मैम, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू द एकेडमी इज, मैम, हर इंडस्ट्री का एक लाइट साइड और एक डार्क साइड होता है। मेकअप आर्टिस्ट जो यंग लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, उनको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि उनसे कोई गलती ना हो, या फिर उनको पता हो किन चीजों से उनको बच के रहना है। तो मैम, इस इंडस्ट्री का, गिवन दैट आप एक वेटरन है और आपको इंडस्ट्री का इन्स एंड आउट्स पता है, क्या वो डार्क साइड्स हैं इस इंडस्ट्री के जिससे एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट को एक हाथ दूर रहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो बोलूंगी, जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बहुत जगह पे आपको डिच भी होना पड़ेगा। दूसरा चीज़, एक हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, कैसे है, कोई एक्सपायरी ना हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कब हमारा क्लाइंट बिगड़ जाए, कब हमारा क्लाइंट भड़क जाए, हमें कुछ को नहीं पता। प्लस हम मेकअप करने जाते हैं बाहर, और हमें अपने साथ कुछ ना कुछ टीम को लेके चलना चाहिए, क्योंकि आजकल आउटडोर हमें बहुत जाना पड़ता है, हमें नाइट स्टे भी करना पड़ता है, और तो हमें अपने आप को भी एक हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है थोड़ा सा, क्योंकि आज के दौर को देखते हुए। Right. बाकी कोई काम में कोई वो नहीं है, लेकिन आपको, हाँ, मैं फिर भी यही बोलूंगी कि जो भी इस इंडस्ट्री में आ रहा है उसको एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। Right. हम आज जहाँ पे खड़े हैं, हमने इतना कुछ किया है, इतने हमें एक्सपीरियंस हुआ है, हमने इतने लोगों का मेकअप करके, हमने भी अपने टाइम में बहुत लोगों को भड़कते हुए देखा है कि मेरा यार काजल ज्यादा हो गया, लाइनर ज्यादा हो गया, मेरे आंसू आ गए, मेरा काजल फैल गया, बहुत सारी चीजें हमने भी बहुत चैलेंज को झेला है। तो इन सब चीज को देखते हुए एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। राइट। तो मैम, आखिरकार वो सेगमेंट आ गया जिसको बहुतों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। प्लीज अपने एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। मेरी एकेडमी का नाम है सुकांक्षा गुप्ता मेकअप एंड हेयर एकेडमी, और ये चित्रकूट वैशाली जयपुर में है। मैंने अपनी एकेडमी के लिए जो पहले मैं बहुत मेहनत की है मैंने, कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊं, और मैंने इसके लिए बहुत कुछ सोचा भी है, क्योंकि आज के दौर को देखते हुए जो लोग मेकअप इंडस्ट्री की तरफ भाग रहे हैं और जो मेकअप सीख रहे हैं, तो
मैं अपनी एकेडमी में उनको वो चीज सिखाना चाहती हूँ, उनकी बारीकियां सिखाना चाहती हूँ कि जिसपे वो प्ले करे। तो मैम ये बताइए कि आपके एकेडमी में सीट्स कितनी है? मेरी एकेडमी में 50 बच्चों की सीट्स है, लेकिन मैं ना अपनी एजुकेशन जो मुझे देनी है और जो बच्चों को सीखना, तो मैं कुछ लिमिटेड बच्चों को ही देके सिखाऊंगी, क्योंकि मेरा पर्पस सिखाना है और उनको अपने मार्केट में काम करना है, कि मेरा ये मोटिव। राइट। मैम एक स्टैंडर्ड कोर्स है जो सारे बच्चों के लिए है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज भी है? मेरे पास डिफरेंट ऑफ टाइप के कोर्सेज हैं। अगर कोई ब्यूटिशियन बनना चाहता है तो मेरे पास कोर्स है। अगर कोई हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता है तो हेयर स्टाइल का कोर्स है। और अगर ओवरऑल पूरा कोई इसे अपना सैलून खोलना चाहता है, जिसको मेकअप, नेल्स एंड मेकअप, ब्यूटी, चारों चीज़ें सीखनी, तो वो भी है। और अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, मैं उसको भी स्टार्ट कर दी, जैसे माइक्रो ब्रेडिंग है, लिप फिलर है, बहुत सारे सेगमेंट्स है, वो मैं स्टार्ट करने। राइट। तो मैम फिर ये बताइए कि आपका जो ये जो सारे कोर्सेज हैं उसमें आपका ओवरआर्चिंग जो आपका विजन है या आपका मेथोडोलॉजी है डिलीवरी का, वो आपका स्पेसिफिक विजन क्या है इन कोर्सेज को लेके? देखो, मेरा ये है कि हर बच्चे को अच्छी तरह से सीखने को मिले, प्लस हर जगह मेरी भी प्रेजेंस रहे। देन मेरी सारी फैकल्टी भी मेरे साथ है, लेकिन मेरा हर बच्चे के साथ इन्वॉल्वेशन रहेगा कि वो क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है और उसको कितना आया। राइट। तो मतलब टाइम से टाइम आप अपने स्टूडेंट्स पे चेक करते रहेंगे? यस, चेक करूंगी, प्लस मैं भी पढ़ाऊंगी। ओके, आप पर्सनली भी पढ़ाने वाले? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप एक मेकअप में जाने वाले हैं तो एक अच्छे से मेकअप आर्टिस्ट बनिए। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको इतनी नॉलेज हो कि कोई भी अपना बोले कि मेरा मेकअप कर दो, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस वाला समझे, हम उस तरह से मेकअप करें। दूसरा, जब मैं मेकअप किसी का करूं, जो मैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, कि वो अगर किसी का मेकअप करे तो उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगी। तो आज की डेट में ये बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना ये है कि हर स्टूडेंट के साथ अगर पर्सनली मैं रहूंगी तो उनको सीखने को और अच्छा मिलेगा। जबकि मेरी जितनी भी फैकल्टी हैं, जो भी हेयर, मेकअप या ब्यूटी, केमिकल वर्क में, तो वो सब सिखाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन मैं भी उनको पूरा वॉच आउट करूंगी। ओके। तो मैम आपके एडमिशन के स्टार्टिंग डेट्स क्या हैं या फिर आपके एडमिशंस रोलिंग चलेंगे? मेरे एडमिशंस चालू हो चुके हैं। ओके। और 10 मार्च से मेरी क्लासेस चालू हो रही हैं, ऑलराइट। जिसमें मैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए लॉन्ग कोर्सेज हैं, और जो एक्चुअल में अपना सैलून चला रहे हैं, जिनको खाली मेकअप में अगर उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो खाली बेस सीखना चाहते हैं, या कोई प्राइवेट क्लास देना चाहता है कि वो नहीं चाहता कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैंने वहाँ सीखा या कुछ, तो उनके लिए मैंने छोटे छोटे कोर्सेज किए हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि बिगनर्स के लिए प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी 7 डेज या 10 डेज में आप एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो। उसके लिए आप पूरा कोर्स करें, कहीं से भी करें, एक पूरा कोर्स करें, जिससे कि आपको मेकअप के बारे में पूरी बारीकियां समझ में आए। राइट, राइट, ठीक है। मैम एज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेकअप एक सर्विस इंडस्ट्री में पड़ता है और उसमें क्लाइंट हैंडलिंग, मनी मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके कॉलेज में, आपकी जो एकेडमी में, इसके ऊपर भी ट्रेनिंग दी जाती है? यस, हर कोर्स के साथ ये जरूर सिखाया जाएगा कि आपको अपना काम कैसे प्रेजेंट करना है, आपको कैसे, अगर देखिए सीख तो लिया, फिर कस्टमर कैसे आए, आपने सैलून तो खोल लिया, कैसे मेरे पास पैसा आए, कस्टमर को मैं कैसे सेटिस्फाई करूं, उसके अलावा कि मेरा डेली में कितने कस्टमर से मेरा अट्रैक्शन हो, मैं कितने कस्टमर को अपने पर्सनली मैं उनको अटैच करके देखूं कि वो क्या चाह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
तो मैं सारा स्किल सिखाऊंगी। आजकल सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, राइट, उसके बगैर तो आपका बिजनेस ही नहीं चलता। तो हर मैं जो भी सेगमेंट्स जो भी मेरा ब्यूटी में, मेकअप में, हेयर में, केमिकल में, नेल्स में, सभी में मैं अपना ये सोशल मीडिया वर्क भी सिखाऊंगी। और इनकी भी क्लासेस पूरा ऐसा नहीं कि एक दिन में आपका कंप्लीट हो गया या 2 दिन में कंप्लीट हो गया, नहीं, इसका प्रॉपर किस तरह से आपको अपना फोटो, एक हम अपना पोर्टफोलियो का भी रखेंगे, प्लस उसके अलावा फोटोग्राफी भी सिखाएंगे, किस तरह से आपको एडिटिंग करनी चाहिए, किस तरह से आपको फोटोग्राफी करनी चाहिए, देन उसके बाद किस रील बनानी है, किस विजन पे बनानी है, वो हम सारा सिखाएंगे। तो मतलब आप मेकअप के साथ कैमरा वर्क, सोशल मीडिया वर्क, प्राइसिंग, ये सब भी सिखाने वाले बिल्कुल 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 सिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत जरूरी। अब देखिए क्या होता है, हमने एक बहुत महंगी, हम देखिए कोर्स सीखते हैं, उसमें हमारा पैसा लगता है। उसके अलावा जब हम वैनिटी बनाते हैं या हम प्रोडक्ट अपना सैलून खोलते हैं तो हमारा पैसा लगता है। उसके बाद भी हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहा, हमें कस्टमर को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे जाना पड़ता है। अब वहाँ के लिए भी हमको एक सोशल मीडिया वाला हायर करना पड़ता है। उसके अलावा हमें एक फोटोग्राफर लेना पड़ता है, फोटोग्राफर से हम फोटो कराते हैं, फिर उनसे हम रील बनवाते हैं, फिर उनसे एडिटिंग पे छोड़ देते हैं। फिर आपको कभी कभी ये भी फेस करना पड़ता है कि हमें टाइम पे डिलीवर नहीं होता काम, तो हम बड़े फेड अप रहते हैं कि भाई हमारा काम ही। तो मैं ये सब सिखाऊंगी, क्योंकि फोटोग्राफी भी आपको आनी चाहिए, अपना कैमरा हैंडल करना आना चाहिए, प्लस उसके अलावा एडिटिंग बहुत जरूरी है। लाइट कैसी होनी चाहिए, अभी देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सिखाया जा रहा है कि फेस पे लाइट आनी चाहिए, साइड से लाइट आनी चाहिए, लेकिन किस एंगल से आनी चाहिए ये कोई नहीं बताता। फेस पे लाइट आनी चाहिए, साइड से लाइट आनी चाहिए, लेकिन कितने एंगल पे आनी चाहिए ये कोई नहीं बताता। और ये मैं कहती हूँ, एक आपको ऐसे देखने से नहीं आएगा जब तक आप ऑफलाइन खुद नहीं करके देखेंगे। राइट। तो मेरा मानना यह है कि जब भी कोई कोर्स करो, जब भी, और मैं अपनी एकेडमी में तो ये सब कराने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को क्योंकि ये सब चीजें मैंने फेस की हैं, मैं इसलिए ये सबके सामने आ रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीजें फेस की। क्योंकि मुझे मेरे पास, मैं बहुत मेकअप करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया की तरफ चलो, तो फिर मैंने कहा जो अभी लोग जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स डालना जरूरी है। अभी देखिए ना, एआई आ गया, अभी देखो ना जब कितना जेट क्या चैट जी आ गया, तो कितनी सारी चीजें आ गई हैं। तो आप सोचो ना कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। हम पहले सोचते थे कि हमने किसी का यूट्यूब पे देखा, वो क्या बोल रहा है, हम भी उसको लिख रहे हैं। अब हमें नहीं, हमें खुद के थॉट्स नजर आते हैं, हम खुद लिखते हैं। परफेक्ट। मैंने यहाँ तक ही सोचा है कि अपनी एकेडमी में मैंने खुद की अपनी मेकअप की बुक निकाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपनी सुकांक्षा गुप्ता के नाम से अपनी एक बुक निकाली है, जिसमें मैंने अपना पूरा किस तरह से हमको कलर थ्योरी, हमारी लिप टेक्स्ट बुक रहेगा, Yes. one of the textbook। किस तरह के ब्रशेस यूज होते हैं, है ना, ये मेरी मेकअप की बुक है। किस तरह की आईज हैं, किस तरह की आईज में हम उनको, और किस आईज को क्या बोलते हैं, वो मैंने सब कुछ किया है इसमें। देन मैंने एक स्किन की नॉलेज के लिए मैंने एक स्किन की बुक बनाई है पूरी। ये सारी बुक्स आपकी लिखी हुई है? यस आप Yes. एज टेक्स्ट बुक यूज करती हैं? यस, मैंने अभी लिखी हैं और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कराऊंगी। ओके। और इसमें पूरा स्किन का पूरा नॉलेज है। मैंने एक प्रैक्टिस के लिए एक बुक निकाली है, जिसमें आप जब भी आप मेकअप स्टार्ट करेंगे तो कैसे आप उनको मेकअप पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट हम फेस पे नहीं शुरू करते हैं। हम जब भी करते हैं तो हमको पहले एक हैंड प्रैक्टिस के लिए अपने शीट्स पे कैसे करना है वो हम करेंगे। ऑलराइट। ये है, तो ये मैंने कुछ अपनी बुक्स निकाली हैं और सुकांक्षा मैंने खुद नहीं की हैं, और इसके लिए मैंने 6 मंथ से मैं इसकी सारी तैयारी कर रही थी। और मेकअप तो मैं पहले भी सिखाती रहती थी, लेकिन कुछ बच्चे आ रहे हैं, हम सिखा रही हूँ, लेकिन अब मैं प्रॉपर सिखाने के लिए हूँ। मैंने प्रॉपर अपनी एकेडमी बनाई है बाकायदा, और मैं हर बच्चे को चाहती हूँ कि जो आज का दौर है उसके दौर के हिसाब से सीखें, क्योंकि हमें इतना सारा साल का एक्सपीरियंस है। प्लस हमें अगर देखा कोई बोले कि भाई मैम आप लोगों को तो पुराना आता होगा, ऐसा नहीं है। हम भी आज के युग के हिसाब से नया सीख भी रहे हैं और वो सिखा भी रहे हैं। राइट। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। तो मेरा मानना तो यह है कि जब जागो तब सवेरा। तो मैंने तो अभी भी सीख रही हूँ,
मैं तो रोज सीखती हूँ और मेरा पैशन है कि जो लोग मेकअप करें वो दिल से जिद्दत से करें कि जैसे लोगों को अच्छा लगे। चलिए, परफेक्ट। तो मैम ये बताइए कि जैसे डिफरेंट एकेडमीज होती हैं, तो हर एकेडमी की कुछ स्पेशलिटी होती है या फिर हर एकेडमी का कोई स्पेशल फोकस होता है। आपकी एकेडमी का भी कोई स्पेशल फोकस है? यस, मेरा फोकस ये है कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आए वो नंबर 1 होके निकलें। उनको सब कुछ आना चाहिए, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट का कैसे मेकअप करना है, उनकी क्या थीम है उसके अकॉर्डिंग उनको कैसा मेकअप कराना है, और उनके अलावा उनको किस तरह से उनके साथ अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, बहुत जरूरी है। ओके। फाइनली मैम, इंडस्ट्री में अगर सरवाइव करना है तो एक अच्छे कोर्स के सिवाय कौन सी और स्किल्स होनी चाहिए जो आपको आनी चाहिए, बोथ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स? देखिए, सबसे जरूरी है क्लाइंट को कैसे हैंडल किया जाए, राइट। क्लाइंट को किस तरह से वो क्या सर्विस चाह रहा है और वो हमसे मांग रहा है कुछ और हम दे रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमसे मांगने, अगर उसने हमसे कहा कि मुझे हेयर कट चाहिए तो मुझे उसका हेयर कट चेक देना है। मैं उसको ये ना बोलूँ नहीं आप हेयर कट में आपका ये वाला है, इस तरह से आप ये भी देखिए, आप इसमें ये वाला, वो मांग रहा है मुझसे हेयर कट में कि मुझे लेयर कट चाहिए, लेकिन आप सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं मैम आपके ऊपर ये सूट नहीं कर रहा है, आप इस तरह का कट लेके देखें। लेकिन आपको पहले क्लाइंट की सुनना पड़ेगा, क्लाइंट क्या चाह रहा है उसके हिसाब से काम करें। ओके, राइट मैम। मैम, आपने इंडस्ट्री के बारे में बहुत इन डेप्थ बातें हमें बताई हैं। हमारे दर्शकों को भी, जिसमें एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट बहुत हैं, उनको इंडस्ट्री एक वेटरन की नजरों से दिखाए और बहुत सारी चीजें जो मिसकंसेप्शंस होंगी उनकी, वो भी दूर हुई हैं। तो मैम, उसी ब्रेथ में जाते जाते इन एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट के हौसले को बढ़ाने के लिए कुछ अगर आप दे जाएं। देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं यही कहूंगी जाते जाते कि आप किसी का भी मेकअप करें, अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस दें, इस तरह से करें कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। अगर वो किसी के शादी में जा रहा है तो वहाँ एंजॉय करेगा वो, तो उस तरह से, मतलब आप है ना किसी का भी कुछ भी मेकअप कर रहे हैं, मेकओवर कर रहे हैं, तो उसके अंदर उस चीज को देखते हुए कि वो एक अपना व्यक्तित्व कितना दिखा सकता है, तो ये मैं कहूँगी कि जो भी काम करें शिद्दत से करें और मेकअप को मेकअप की तरह करें, ना कि कुछ कुछ और बना के। कोई बोलता है पार्लर वाली, कोई बोलता है कुछ 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 कुछ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें बेस्ट काम करें और सामने वाले को बेस्ट बनाएं। गोल्डन वर्ड्स मैम, थैंक यू। थैंक यू। वेट, रुक जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बहुत ही जल्दी आपके पास दूसरा एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें सुकांक्षा जी हमको पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में बताएंगी। मेंस, विमेंस और जनरल गिफ्टिंग के लिए भी क्या आपको अपने सिग्निफिकेंट अदर को किस तरीके का मेकअप या कॉस्मेटिक गिफ्ट करना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए, अगले पॉडकास्ट में फिर से मिलते हैं।